Hello students, welcome to biology class. Students, in this video we are going to discuss about evolution. This is the evolution second part. आप लोगों को evolution के फर्स्ट पार्ट में काफ़ी चीज़ें बताई गई थी और यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट में आपको कुछ एविडेंसेज बताए जाएंगे और ह्यूमन इवोल्यूशन के विषय में बताया जाएगा, फासिल के विषय में बताया जाएगा, हाउ फासिल्स आर फॉर्म। तो इवोल्यूशन का ये सेकंड पार्ट है, इसमें जो शेष भाग रह गए हैं इवोल्यूशन के वो बताए जाएंगे। स्टूडेंट, इवोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट थेरीज आपको बताई गई थी। इवोल्यूशन क्या होता है, थेरीज ऑफ इवोल्यूशन, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, ये सब बताए गए थे। और स्पेसिएशन के विषय में बताया गया था कि हाउ स्पीसीज इज फॉर्म। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसी के आगे का पार्ट बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बीच में 1-2 मिनट के लिए देखते हो और देखने पर उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ना ही कुछ समझ पाओगे ना कुछ होगा। इसका एक सिस्टमेटिक अगर आपको स्टडी करना है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और लाइक करें वीडियो को और लास्ट तक बने रहें। आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। सीरियल से आप पढ़ते जाइए तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ में आती रहेगी। स्टूडेंट, इस सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन या इसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इवोल्यूशन और जो क्लासिफिकेशन है ये आपस में रिलेटेड होते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन। कौन कौन से एविडेंस पाए गए इवोल्यूशन के और किसके आधार पर हम लोगों ने जाना कि इवोल्यूशन हुआ है जीवों में। तो इसमें सबसे पहला जो एविडेंस था वो होमोलोगस ऑर्गन का था। अब इसके अंतर्गत होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स हैं और पैलेंटोलॉजिकल हैं एविडेंस। बहुत सारे एविडेंस हैं जिसमें से हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 बताते चले जाएंगे। हम लोग स्टूडेंट्स अगर मॉर्फोलॉजी का स्टडी करें, किसी जीव की मॉर्फोलॉजी का जो है अध्ययन करें, बाहर से देखें, उनके कैरेक्टर्स का अध्ययन करें, तो हमको डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स उनके बॉडी में नज़र आते हैं। और अगर इनकी कंपैरेटिव स्टडी करें यानी तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमको पता चलता है कि वास्तव में जीवों का विकास हुआ है और जीव किस तरीके से, किस जीव से किस टाइप के जीवों का विकास हुआ है। तो इसमें सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन की बात करेंगे। होमोलोगस ऑर्गन क्या है? ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम हो, सिमिलर हो, बट फंक्शंस आर डिसिमिलर, कार्य उनके अलग अलग। दोज ऑर्गन्स व्हिच हैव सिमिलर ओरिजिन बट डिसिमिलर फंक्शंस। तो अब ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं कि ओरिजिन सिमिलर हो और उनके फंक्शन अलग हो। आपके सामने 4 फिगर्स बने हुए हैं जिसमें मनुष्य के हाथ बने हुए हैं। ये ऑर्गन्स जैसे ह्यूमन में हैंड दिखाए गए हैं, दूसरा दिखाया गया है कैट की का पैर दिखाया गया है, तीसरा दिखाया गया है व्हेल और चौथा बैट का दिखाया गया है। इनके पैरों के विषय में दिखाया गया, यानी हाथ, किसी के पैर, किसी के फ्लिपर, व्हेल में तैरने का काम कर रहे हैं और चमगादड़ में या बैट में उड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए तो इसमें हड्डियां जो देखिए, ह्यूमरस हड्डी, ह्यूमरस, सारी हड्डियां वैसे ही बनी ऊपर से नीचे तक। जो पहली हड्डी जिसमें देखिए ध्यान से सब, तो ये हड्डियां उसी टाइप से पाई जा रही हैं, केवल अंतर आ रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर में अंतर आ रहे हैं, जबकि सारी हड्डियां एक ही हैं। ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, फाइलेंजेस वगैरह सब पाई जा रही हैं। लेकिन अब अंतर क्यों है? क्योंकि ये किसी एक ही एंसेस्टर से पैदा हुए और ये अलग अलग एटमॉस्फेयर में चले गए। तो अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाने का मतलब हो गया, कोई पानी में चला गया, कोई उड़ने लगा, कोई दौड़ने लगा, कोई किसी चीज़ को पकड़ने लगा, यानी कार्य अलग अलग किया उन्होंने। तो कार्य करने का मतलब ये हो गया कि उनका स्ट्रक्चर बदलते चले गए, उसी कार्य के अनुरूप उनके ऑर्गन चेंज होते चले गए।
जिसकी वजह से मनुष्य किसी चीज़ को पकड़ने के लिए काम अपना करने लगा हैंड का। और जो ये हैं घोड़े वगैरह हैं या हॉर्स वगैरह हैं, कैट बिल्ली या डॉग्स वगैरह हैं, ये अपने पैरों का उपयोग दौड़ने में करने लगी। व्हेल सील ये अपने फ्लीपर्स का उपयोग तैरने में करने लगी। और जो बैट हैं चमगादड़ वगैरह हैं ये उड़ने का काम करने लगी। तो यानी इनके कार्य के हिसाब से इनके ऑर्गन्स में परिवर्तन आ गया। तो स्ट्रक्चर मतलब ओरिजिन इनकी सेम है, एक ही एंसेस्टर से बन रहे हैं, लेकिन अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाने की वजह से इनके कार्य अलग अलग हो गए। तो इसको जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है कि एक जगह से कई दिशाओं में फैल गए तो इनके कार्य बदल गए, और कार्य अलग होने की वजह से इनके ऑर्गन्स जो है इनके स्ट्रक्चर्स बाहर से चेंज हो गए। तो स्टूडेंट्स अब सेकंड जो एविडेंस है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या है कि इनके जो फंक्शंस हैं वो सेम है और ओरिजिन अलग अलग है। यानी द ऑर्गन्स हुज ओरिजिन इज डिफरेंट बट फंक्शंस आर सिमिलर। अब फंक्शन क्यों सिमिलर हो गए कि यानी अलग अलग स्पीसीज पैदा हुई, अलग अलग जातियाँ एक एटमॉस्फेयर में अगर डाल दी जाएं तो एक ही तरह का कार्य करना चालू कर देंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर सब एक ही है सबके लिए। तो एक ही एटमॉस्फेयर में सबको जीवित रहना है तो उसी एटमॉस्फेयर के हिसाब से काम करना है। तो यानी उनकी ओरिजिन अलग हो लेकिन फंक्शंस जो हों वो सिमिलर हों, तो ऐसे ऑर्गन्स को एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? आप अब ध्यान से देखिए, दो फिगर आपके सामने बने हुए। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, दो फिगर जिसमें बैट विंग दिखाया गया और बर्ड का विंग दिखाया गया। तो इसमें क्या है, विंग को क्यों दिखाया गया? क्योंकि विंग की बनावट देखिए ध्यान से। तो जो बैट है उसके विंग जो बने होते हैं वो स्किन के बने होते हैं, ये स्किन से बने हुए हैं इनकी विंग बैट में। और जो चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उनके विंग्स जो बने होते हैं फीदर से बने होते हैं या पखनों से बने होते हैं, जो फीदर्स होती हैं उनसे इनके विंग्स का निर्माण होता है। इसी तरह से इंसेक्ट के विंग ले लो तो कभी देखा होगा टिड्डे वगैरह के विंग्स जो पाए जाते हैं, काकरोच वगैरह के, उनको फैला कर देखिए तो वो काइटिन के बने होते हैं और वो भी उड़ने का काम कर रहे हैं। चिड़िया भी उड़ने का काम कर रहे हैं, चमगादड़ भी उड़ने का काम कर रहे हैं, बैट भी। तो उड़ने का काम तो सब कर रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन सबके सेम हो गए। लेकिन तीनों के अगर पंखों की ओरिजिन देखी जाए तो तीनों की ओरिजिन अलग अलग है। बर्ड्स दूसरे हैं, बर्ड्स जो है ये चिड़िया हैं, और बर्ड जो है ये मैमल्स हैं, और इंसेक्ट जो है ये आर्थ्रोपोड्स हैं। तो अलग अलग ग्रुप के हैं, यानी ओरिजिन इनकी अलग है, लेकिन कार्य इसलिए जैसा है क्योंकि एक ही एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से इनके अंग एक जैसा कार्य करने लगे। तो इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए जीव एक ही एटमॉस्फेयर में आ गए जिसकी वजह से उनके अंग एक जैसा कार्य करने लगे। इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। स्टूडेंट जो थर्ड एविडेंस है, एविडेंस थ्रू पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी मतलब फासिल से क्या हमको एविडेंस मिलते हैं। स्टूडेंट फासिल क्या है पहले तो ये जान लिया जाए कि जो डेड रिमेन्स होते हैं बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले, जो दब गए थे मिट्टी के नीचे, पृथ्वी के नीचे, और वो आज खोदने पर प्राप्त होते हैं, या चट्टानों में कोई उनका फिगर बना हुआ मिलता है, या वो पूरे के पूरे मिल जाते हैं बर्फ़ में दबे हुए, जो करोड़ों साल पहले दबे हुए थे आज बर्फ़ पिघल रही उससे निकल रहे हैं। तो इनको बोला जाता है फासिल, यानी ये जीवों के रिमेन्स हैं जो दबे हुए थे, इनको फासिल बोलते हैं। और बहुत सारे फासिल मिले हैं जिससे पता चलता है कि प्रारंभिक जीव जो पाए जाते हैं वो सरल संरचना वाले पाए जाते थे, उनसे जो है जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा फॉसिल मिला था। आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल ऐसा मिला था कि इसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर पाए जाते थे। बर्ड्स के कैरेक्टर में क्या पाया जाता था? चोंच पाई जाती थी, बीक, और विंग्स पाए जाते थे, पंख और चोंच, ये दो पाई जाती थी बर्ड्स के कैरेक्टर में। और रेप्टाइल्स के कैरेक्टर में क्या था कि बीक के अंदर दांत पाए जाते थे, दांत का पाए जाना रेप्टाइल का कैरेक्टर। और क्या पाया जाता था? टेल पाई जाती थी, ये भी रेप्टाइल का कैरेक्टर है। और जो लेकिन ये कैरेक्टर जो पाए जाते थे, तो इन कैरेक्टर्स के पाए जाने के बाद भी ये ऐसा पता लगाया गया कि बर्ड्स की जो ओरिजिन हुई है वो रेप्टाइल से हुई है, यानी रेप्टाइल ही आगे चल करके
बढ़ कर के और बर्ड्स के रूप में बदल गए, क्योंकि इसमें रेप्टाइल के करेक्टर पाए जाते थे और बर्ड्स के भी करेक्टर थे। तो रेप्टाइल से बर्ड्स की ओरिजिन बता रहा ये फॉसिल, और ऐसा साइंटिस्ट मानते भी हैं कि रेप्टाइल से ही बर्ड्स की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से पैलेंटोलॉजिकल फॉसिल हमको काफ़ी इवोल्यूशन की सूचना देते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो फॉसिल की एज हम लोग निकालते हैं, ये डिगिंग मेथड है कि मान लीजिए खुदाई की जाए, जैसे खुदाई करने पर जो सबसे नीचे फॉसिल पाए जाए तो समझ लीजिए वो सबसे पुराना, और जो सबसे ऊपर पाया जाए फॉसिल तो वो सबसे नया है, अभी जल्दी का बना हुआ है। जैसे सपोज करिए कि हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत वहाँ टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस महासागर, तो ये पहाड़ उसी के बीच से बन करके खड़ा हुआ। अब अगर हिमालय पर्वत में सबसे ऊपर चोटी पर कोई फॉसिल मिलता है तो वो जल्दी का बना हुआ है, लेकिन अगर उसके बेस पर कोई फॉसिल मिलता है, खोदा जाए, तो ये बहुत करोड़ों साल पुराना फॉसिल माना जाएगा। तो इस तरह से डिगिंग मेथड के द्वारा जो है हम फॉसिल की एज निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस। उसमें देखा जाता है कि उसकी चट्टान की आयु की गणना की जाती है कि चट्टान कितने साल पहले बनी थी। तो उसमें कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन को हम लोग चेक करते हैं कि ये कितने साल बाद घट करके, रेडियो एक्टिव पदार्थ एक निश्चित एज के बाद जो है घट करके आधे रह जाते हैं, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है, अर्धायुकाल। तो इस आधार पर जो है कार्बन डेटिंग प्रोसेस द्वारा भी हम एज की गणना कर लेते हैं। इसके अलावा और भी हमको एविडेंस मिले हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू। एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू क्या कौन से एविडेंस मिले हैं कि जैसे डिफरेंट टाइप्स के जीव हैं, ह्यूमन्स जैसे है, पिग है, या मुर्गियां होती हैं, चूजे, या ये हैं, इनको क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अन्य एनिमल्स ले लो कोई, तो इनके अगर एम्ब्रियो, जैसे फिश है, रेप्टाइल है, या एम्फीबियंस है, मेढक वगैरह, इनके लगातार इनके एम्ब्रियो की स्टडी करो, कंपैरेटिव स्टडी करो, तो आपको सब में जाइगोट स्टेज मिलेगा। जाइगोट के बाद ब्लास्टुला मिलेगी, फिर गैस्टुला स्टेज मिलेगी, फिर उसके बाद आगे एक मछली जैसा भ्रूण मिलेगा, सब में पाया जाएगा। गिल्स पाए जाएंगे, पूंछ पाई जाती है इसमें, इनके भ्रूण में। फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जब लास्ट की स्टेज आती है तो मनुष्य का भ्रूण मनुष्य में बदल जाता है, बर्ड का भ्रूण बर्ड में चला जाता है, रेप्टाइल में बदल जाता है, एम्फीबियंस बन जाता है, और मछलियाँ मछलियों के रूप में बदल जाती हैं। तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी करने, यानी शुरू में सबके जितने मतलब पिसीज, मछलियाँ, उभयचर यानी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनके सबके एम्ब्रियो अगर देखा जाए तो मछली जैसे ही मिलते हैं। फिर उसके बाद सबके भ्रूण एम्फीबियंस से मिलने लगते हैं, फिर और आगे रेप्टाइल से मिलने लगते हैं, फिर और आगे जाओ तो बर्ड से मिलते हैं, यानी बर्ड से नहीं मिलते लेकिन रेप्टाइल से मिलते हैं, यानी मैमल्स के और बर्ड्स के भ्रूण एम्ब्रियो जो है वो रेप्टाइल से मिलने लगते हैं, और उसके बाद आगे चल करके रेप्टाइल से बर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो मैमल्स में बदल जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो मछलियाँ हैं, या मछली जैसा कोई पूर्वज रहा एंसेस्टर, या तो मछली थे या मछली जैसा कोई जो है पूर्वज रहा है, उससे हम लोगों की ओरिजिन हुई है, ऐसा बताते हैं एम्ब्रियोलॉजी के एविडेंस। और कौन से एविडेंस पाए जाते हैं? वेस्टिजियल आर्गन के एविडेंस पाए जाते हैं। वेस्टिजियल आर्गन क्या है कि हमारी बॉडी में पाए तो जाएं लेकिन उनका कार्य न हो, तो फिर पाए क्यों जाते हैं? क्या रीजन है पाए जाने का? इसका मतलब है कि ये अंग जो है हम लोगों के एंसेस्टर्स में पाए जाते थे, उनका फंक्शन भी हुआ करता था, लेकिन हम लोगों में पाए जाते हैं लेकिन उनका कार्य नहीं है, तो इसका मतलब हम लोगों ने उनका कार्य करना बंद कर दिया है। इस वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। तो हो सकता है भविष्य में काम ना करते रहें लगातार तो ख़त्म भी हो जाए, समाप्त भी हो सकते हैं ऐसे अंग। तो इनको बोला जाता है वेस्टिजियल आर्गन। जैसे आँख में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, हम लोगों में पलकें पाई जाती हैं, लेकिन जिनमें पलकें नहीं पाई जाती उनमें झिल्ली पाई जाती है आँख के ऊपर, उसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, वो आँख की सुरक्षा करती है। और दूसरा क्या है, हमारे जो ईयर हैं, कान, इनकी मसल्स हिलती डुलती रही, तो जब हिलती डुलती नहीं है तो उसकी वजह से हमारे कान हिल डुल नहीं पाती। और जानवरों में देखिए, एनिमल्स में
हिलते डुलते हैं। इसका मतलब ये भी वेस्टिजियल हम लोगों में। हमारी बॉडी में बाल पाए जाते हैं, हेयर, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है, जो एनिमल्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है, सेलुलोज का डाइजेशन करती है, पाचन करती है। लेकिन हम लोगों में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की का काम नहीं होता है, तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हम लोगों में ऐसे ही पाई जाती है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में और भी वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, इनको अवशेषीय अंग कहा जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स में काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों ने इनका काम करना यूज करना बंद कर दिया है। जैसे स्नेक्स ने अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया, उनके पैर खत्म हो गए। जिराफ ने अपने अगले टांगों का उपयोग ज़्यादा किया, नेक का उपयोग ज़्यादा किया, तो वो ज़्यादा विकसित हो गए। तो ये यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, ये मैंने इवोल्यूशन फर्स्ट पार्ट में बताया भी, LMR की। स्टूडेंट आगे, इसके आगे हम लोग चालू करते हैं इवोल्यूशन बाय स्टेजेज। स्टूडेंट अब आप समझिए इवोल्यूशन बाय स्टेजेज ये क्या है। इवोल्यूशन कैन टेक प्लेस इन स्टेजेज आल्सो। फॉर एग्जांपल, इवोल्यूशन ऑफ आइज। फ्लैट वर्म्स हैव रूडिमेंट्री आइज। फ्लैट वर्म में जो पाए जाते हैं रूडिमेंट्री आइज पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स में कंपाउंड आई पाए जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस में देखा जाए तो बाइनाक्यूलर विजन पाया जाता है। तो इस तरह से आई के केस में देखा जाए तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेज हुआ है। इसी तरह से जैसे इवोल्यूशन ऑफ स्टेजेज डायनासोर वगैरह में देखा गया, क्योंकि उनमें भी फीदर पाए जाते थे, बट दे आर अनेबल टू फ्लाई। बट लेटर ऑन बर्ड्स यूज्ड फीदर फॉर फ्लाइंग। अब वहाँ पर फीदर पाए जाते थे, लेकिन बर्ड्स में भी पाए जाते थे, तो बर्ड्स उनका यूज करके वो उड़ने लगी, और वो डायनासोर वगैरह जो थे उनमें जो है फीदर पाए जाने की वजह से भी पाए तो जाते थे, लेकिन जो है उनमें उड़ने का गुण नहीं पाया जाता था। तो इसको बोला जाता है इवोल्यूशन बाय स्टेजेज। इवोल्यूशन बाय स्टेजेज। अब स्टूडेंट हम लोग इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ेंगे। इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब कृत्रिम चयन द्वारा कैसे इवोल्यूशन होता। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन सेलेक्ट्स स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म विद इन्हांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ज़्यादा पावर अच्छे लक्षणों वाले जीवों का सिलेक्शन हो जाता है इससे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स व्हिच आर डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंट। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट कैबेज वेराइटीज सच एज ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर एंड रेड कैबेज। स्टूडेंट आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम आर्टिफिशियली उन जीवों का चयन करें जिनमें ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हों, तो लगातार उनका सिलेक्शन अगर करते रहें पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, तो उससे जो है विकास होता चला जाता है, जीवों का विकास होता है।